अक्सर आप लोग रिट के बारे में सुनते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ रिट याचिका की। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं आखिर रिट होती क्या है रिट के प्रकार और उनका दायरा क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक सामान्य जानकारी जरूर आपको रखना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में आखिर अंतर क्या है, उसे भी देखेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या है, उसे भी देखेंगे, क्योंकि ये भी कई बार चर्चा में बना रहता है। समझ रहे हैं आप लोग। और संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते ही हैं, मौलिक अधिकारों की बात की गई है ना। और जब आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करे तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो रिट संविधानिक न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया गया एक विधिक आदेश है। इसका अंगीकरण अंग्रेजों के प्रोगेटिव रिट से किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। रिट जारी करने का प्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। 1950 से पूर्व केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार था। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर हम बात करें रिट के प्रकार, उनका दायरे की, तो ये रिट हो गई, ये उद्देश्य हो गया, और के खिलाफ जारी, जिसके खिलाफ जारी होता है। न्यायालय की भूमिका हो गई, ये जारी नहीं किया जा सकता है यदि, और ये उदाहरण हो गए, आप देखेंगे इसके क्या हो गए उदाहरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। किसके बारे में? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका उद्देश्य है क्या? उद्देश्य को प्रस्तुत किया जाए, अवैध हिरासत से व्यक्तियों का संरक्षण की बात की गई है। और किसके खिलाफ ये जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति जो विधि विरुद्ध हिरासत के लिए जिम्मेदार है। और फिर न्यायालय की भूमिका इसमें हिरासत की विधि मान्यता की जांच करना तथा विधि विरुद्ध होने की दशा में है स्वतंत्र किए जाने का आदेश देना। और जारी नहीं किया जा सकता यदि हिरासत विधि सम्मत है, कार्यवाही किसी न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशित हिरासत है, हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई। उदाहरण किस तरह है? यदि किसी व्यक्ति को विधिक न्यायोचित के बिना हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जा सकती है। एक आप देखिए परमादेश होता है, और इसका उद्देश्य क्या है? हम आदेश देते हैं किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम, निकाय, न्यायाधिकरण या फिर सरकार को उस कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश जिसे पूरा करने में भी असफल रहे हैं। और ये किसके खिलाफ जारी होता है? सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक निगम, अधिकरण और न्यायालय। और न्यायालय की भूमिका इसमें किसी ऐसे कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देना जिसे पूरा न किया गया हो। और जारी नहीं किया जा सकता यदि निजी व्यक्तियों, इकाइयों के विरुद्ध जब कर्तव्य विवेक का अनुसार हो, जरूरी नहीं संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध हो, राष्ट्रपति, राज्यपालों के विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। और उदाहरण इसका, यदि कोई सरकारी अधिकारी सभी विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद पासपोर्ट जारी करने से इनकार करता है तो परमादेश रिट जारी की जा सकती है। एक आप लोग पितिसेध देखें, क्या पितिसेध? और इसका उद्देश्य रोकना या अधीनस्थ न्यायालयों या फिर अधिकरणों को उनकी अधिकारता से उच्च कार्यों को रोकने हेतु जारी किया जाता है। एक तरह से आप देख रहे हैं ना, क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और इसके अगर हम लोग बात किसकी करें, इसके आप देखते हैं उद्देश्य की बात हो गई। और के खिलाफ, तो इसमें आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। और ये आप देखते हैं न्यायालय की भूमिका, तो विधि विरुद्ध कार्यों या फिर अधिकारता से उच्च कार्यों को करने से रोकना है। और जारी नहीं किया जा सकता है प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति निकाय। और उदाहरण, तो यदि कोई जिला न्यायालय अपनी अधिकारता से बाहर किसी मामले का निर्णय लेता है तो उच्च न्यायालय पितिसेध रिट जारी कर सकता है। अब बात आती है इसमें आप देखते हैं उत्प्रेषण की, तो इसमें आप देखेंगे कि उद्देश्य है प्रमाणित किया जाना, किसी मामले को स्थानांतरित करना या निचली अदालत न्यायाधिकरण के अवैध या असंवैधानिक आदेश को रद्द करना।
और इसमें आप देखें के खिलाफ तो न्यायिक या फिर अर्धन्यायिक निकाय प्रशासनिक प्राधिकरण 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद। और इसमें आप देखते हैं कि न्यायालय की भूमिका देख ली आप लोगों ने। न्यायालय की भूमिका अवैध या फिर असंवैधानिक आदेशों को रद्द करना या फिर मामलों को स्थानांतरित करना, जारी नहीं किया जा सकता है। विधायी निकाय निजी व्यक्ति या संगठन। उदाहरण देखें तो यदि कोई न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए कोई गैर कानूनी आदेश पारित करता है तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण आदेश का उपयोग करके उसे रद्द कर सकता है। अधिकारपेक्षा की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? किस प्राधिकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे को रोकता है जो उस कार्यालय को धारण करने का हकदार नहीं है। इसके किसके खिलाफ? कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर आसीन हो। और न्यायालय की भूमिका तो सार्वजनिक कार्यों पर अवैध कब्जे को चुनौती दी गई। और ये आप देखते हैं कि जारी नहीं किया जा सकता है। निजी कार्यालय, मंत्री स्तरीय गैर मूलभूत कार्यालय की उदाहरण तो यदि किसी व्यक्ति को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो अधिकारपेक्षा रिट जारी की जा सकती है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर में। तो ये प्रवर्तन की बात होती है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, ये उच्च न्यायालय है, तो प्रवर्तन का दायरा केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और हाईकोर्ट मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। व्यापक दायरा है इसका। प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र तो सुप्रीम कोर्ट का संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, वह केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी कर सकता है। स्वायत्त जब वाद का कारण उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हो। अधिकार की प्रकृति तो रिट अधिकारता स्वयं का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 इसलिए न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग करने से इंकार नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मामले में। और हाईकोर्ट के न्यायालय में रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है। अनुच्छेद आप देखिए 226, जिसका अर्थ है उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इंकार कर सकता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा देख लीजिए। अनुच्छेद 12 में भाग 3 की बात हो रही है मौलिक अधिकारों की, के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया जाता है। राज्य का दायरा अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं: भारत सरकार, संसद अर्थात संघीय कार्यपालिका तथा विधायिका, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका तथा ये आप देखते हैं कि विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस प्रकार राज्य को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया जाता है और इसकी सभी एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सकते और इन एजेंसियों के कार्यों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। क्या चुनौती दी जा सकती है? ये भी याद रखा करिएगा। और न्यायिक दृष्टिकोण तो बिन्नी लिमिटेड मामले 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि राज्य के साधन के रूप में कार्य करने वाला निजी निकाय या एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में शामिल है एक तरह से। चलिए, इतनी जानकारी आप लोग रखिए, खासकर रिट की बात हो रही थी, तो अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब जरूर दे पाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए, पढ़िए आप। धन्यवाद।